हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर 6 हमारा चल रहा है विकास यानी कि इवोल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लैमार्कवाद एवं नव लैमार्कवाद में अंतर, यानी डिफरेंस समझेंगे आज की इस वीडियो में हम लैमार्किज्म और न्यू लैमार्किज्म में। तो आपको यहाँ पे देखिए कम से कम 3 से 4 ऐसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस तैयार करना है जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी अंतर होते हैं बायोलॉजी में, खासकर आप देखेंगे कि डिफरेंस जो होते हैं वो अधिकतर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी आपको डिफरेंस या अंतर मिले, चाहे वो किसी भी चैप्टर के हों, उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। और डिफरेंस यदि आप तैयार कर लेते हैं तो उनसे संबंधित क्वेश्चन भी कई सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लैमार्कवाद व नव लैमार्क के मध्य चलिए यहां पे हम डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं लैमार्कवाद की, तो लैमार्कवाद बेसिकली लैमार्कवाद या लैमार्किज्म का ये जो सिद्धांत है, यह मूल रूप से लैमार्क द्वारा प्रस्तावित या प्रतिपादित किया गया। यानी लैमार्कवाद को किसने दिया? केवल और केवल किसने दिया? लैमार्क ने दिया। लैमार्कवाद से संबंधित हमने आपको एक चीज और बताई थी कि लैमार्क का जैसे ही नाम आता है आपके माइंड में आता है कि बायोलॉजी टर्म भी किसने दिया था? सबसे पहले तो लैमार्क ने ही दिया था। तो लैमार्कवाद जो है यह मूल रूप से लैमार्क द्वारा प्रस्तावित किया गया, यानी कि लैमार्क के द्वारा ही लैमार्कवाद या लैमार्किज्म जो है दिया गया। नव लैमार्कवाद की यदि हम बात करते हैं तो देखिए जैसे ही लैमार्कवाद आया, लैमार्कवाद में कई सारी कमियों को सुधारने के लिए या इस पर कई प्रकार से पुनर्विचार करने के बाद कई सारे अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों के द्वारा नव लैमार्कवाद प्रस्तावित किया गया, यानी कि प्रस्तुत किया गया। तो लैमार्कवाद को केवल और केवल लैमार्क के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जबकि नव लैमार्कवाद जो है यह विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा यानी अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा लैमार्कवाद के रूपांतरण के पश्चात जो है अस्तित्व में आया। कहने का मतलब यह है कि इसको लैमार्क के अलावा अलग अलग कई सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर के नव लैमार्कवाद बनाया। तो पहला डिफरेंस तो आपको यही याद रखना है कि लैमार्कवाद को लैमार्क ने दिया, जबकि नव लैमार्कवाद जो है इसको अलग अलग साइंटिस्टों ने मिलकर दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको याद रखना है कि इसके अनुसार जीवों में आंतरिक शक्ति तथा उपार्जित गुण जो होती हैं ये जैव विकास के प्रमुख स्रोत हैं। देखिए लैमार्कवाद ने माना कि जैव विकास या इवोल्यूशन का जो प्रमुख स्रोत या सोर्स है वो क्या होता है? आंतरिक जीवनी शक्ति होती है, और साथ ही साथ उपार्जित गुण यानी जो भी अर्जित गुण हैं, उपार्जित गुण हैं, ये प्रमुख जैव विकास के लिए स्रोत या सोर्स माने जाते हैं। ये किसने माना? लैमार्क ने। तो लैमार्क का मानना यह है कि जो आंतरिक जीवनी शक्ति थी जीवों के अंदर की और जो उनके अंदर उपार्जित गुण थे, ये जैव विकास के लिए प्रमुख स्रोत या प्रमुख सोर्स थे। जबकि यदि हम बात करते हैं नव लैमार्कवाद की, तो नव लैमार्कवाद जो है यह जस्ट इसके विपरीत है, यानी अपोजिट है। नव लैमार्कवाद जो है पूरी तरह से यानी कि पूर्णतया जो आंतरिक जीवनी शक्ति है इस प्रक्रिया को यह जैव विकास में इसकी भूमिका को नकारता है, अर्थात स्वीकार नहीं करता है। नव लैमार्कवाद यह कहता है कि जो आंतरिक जीवनी शक्ति है इसकी कोई भूमिका नहीं होती है इवोल्यूशन या विकास में, जबकि जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है इसको भी पूरी तरह से नव लैमार्कवाद जो है स्वीकार नहीं करता है। यानी नव लैमार्कवाद जो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति को भी आंशिक रूप से ही स्वीकार करता है। तो पूर्णतया जो है नव लैमार्कवाद ना तो आंतरिक जीवनी शक्ति पर विश्वास करता है और ना ही उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर पूर्णतया जो है स्वीकार करता है। तो आंतरिक जीवनी शक्ति जो होती है इसको तो पूर्णतया नकारता है नव लैमार्कवाद, जबकि जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, चूंकि लैमार्क ने क्या कहा था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जाते हैं, लेकिन उपार्जित लक्षणों की वंशागति को भी नव लैमार्कवाद जो है यह पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि यह वातावरण में परिवर्तन की जैव विकास में भूमिका पर निर्भर करता है या विश्वास करता है। तो वातावरण में यदि परिवर्तन आता है या इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस आता है तो उसे जैव विकास की भूमिका पर भी विश्वास करता है, यानी कि जैव विकास की भूमिका पर भी प्रभाव पड़ता है। अर्थात वातावरण या एनवायरनमेंट में यदि चेंजेस होता है तो उसका भी जैव विकास पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि इफेक्ट पड़ता है। जबकि नव लैमार्कवाद का मानना क्या है कि यह जीवों पर बदले हुए परिवेश की प्रत्यक्ष भूमिका में विश्वास रखता है। जैसे पर्टिकुलर कोई जीव है, अब यदि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, उसके परिवेश में यदि चेंजेस आ गया है तो उस पर क्या भूमिका हुई, क्या उसमें परिवर्तन आए, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान के बाद जाने में क्या परिवर्तन दिखाई दिए, इस पर विश्वास करता है नव लैमार्कवाद। इसके बाद चौथा और आखिरी डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है
कि जो लैमार्कवाद है इसके अनुसार सभी जो उपार्जित गुण होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति प्रदर्शित करते हैं। तो लैमार्कवाद का मानना यही है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। जबकि नव लैमार्कवाद का मानना क्या है कि इनके अनुसार केवल वही उपार्जित गुण वंशागति प्रदर्शित करते हैं, अर्थात केवल वही गुणों की वंशागति होती है जो गुण जनन कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। तो जनन कोशिकाओं के अलावा यदि किसी भी कोशिका से यदि कोई भी गुण उपार्जित गुण उत्पन्न होते हैं तो वो गुण पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी वंशागति नहीं होती है। ऐसा किसने कहा? नव लैमार्कवाद ने। तो नव लैमार्कवाद का मानना यह है कि केवल और केवल जनन कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाले लक्षणों की ही वंशागति होती है, इसके अलावा यदि कोई लक्षण है तो उनसे उनकी वंशागति जो है पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होती है। तो यहां पे छोटा सा डिफरेंस है जिसको आपको तैयार कर लेना है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।